नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको साइंस के लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारी साइंस की कक्षाएं निरंतर चल रही हैं। उसी क्रम में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। उस टॉपिक का नाम है पादप जगत। पादप जगत। पादप जगत के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा है और बहुत अच्छे से जानते हैं। जो हमारा प्लांट किंगडम है, ये हमारा एक बहुत बड़ा किंगडम है या जगत है, या हम कह सकते हैं कि पादप जगत हमारे दुनिया का सबसे बड़ा संसार है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि जो पादप जगत है, पादप जगत को अध्ययन करने के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। इस समस्या का समाधान करने के लिए या इसका वर्गीकरण करने के लिए दो भागों में बांटा गया। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखना दोस्तों कि पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है। हम लोग अधिकतर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कि पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया। कोई कहता 3 भागों में बांटा गया, कोई 4 भागों में, या पौधों को कितने भागों में बांटा। तो विभिन्न प्रकार के भाग बता देते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। क्यों नहीं है कि हम कोई चीज पर जब बांटते हैं, कोई डिवाइडेशन करते हैं, तो वो कोई ऐसी यूनिक चीज लेकर करते हैं जिसमें डिफरेंस बिल्कुल साफ हो जाए, क्लियर हो जाए, तभी हम उसका बंटवारा कर पाते हैं। तो हमारा जो पादप जगत है, तो हम यहां पर देखेंगे कि पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया। तो पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया। अब आप कहोगे कि 2 भाग कौन से हैं। तो दो महत्वपूर्ण भाग हैं। नंबर 1 क्रिप्टोगैमस है। पहला है क्रिप्टोगैमस, दूसरा है फेरेनोगैमस। फेरेनोगैमस। आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि क्रिप्टोगैमस क्या है, फेरेनोगैमस क्या है। ये नहीं जानते हैं तो हम देखते हैं कि क्रिप्टोगैमस है क्या और फेरेनोगैमस क्या है। जो क्रिप्टोगैमस है, क्रिप्टोगैमस को हम के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा गया है जिनमें ना तो पुष्प पाया जाता है, ना तो बीज पाया जाता है, और ना ही फल पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं ये पौधे फल, पुष्प, बीज रहित होते हैं। बीज रहित पौधे होते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसे पौधे हमने देखा जिनमें ना तो फल होगा, ना तो पुष्प होगा, ना तो बीज होगा। तो पृथ्वी पर एक ऐसे पौधे मिल गए। अब हम देखेंगे पृथ्वी पर दूसरे ऐसे पौधे मिल जाएंगे, जस्ट इसके अपोजिट होंगे। वो ऐसे पौधे होंगे जिनमें फल भी पाया जाता होगा, बीज भी पाया जाता होगा और पुष्प भी पाया जाता होगा। तो इसका मतलब फेरेनोगैमस का मतलब है ऐसे पौधे, पुष्प, बीज, फल सहित पौधे। पुष्प, बीज तथा फल सहित पौधे। हम इसको कह सकते हैं रहित पौधे, और ये क्या है, सहित पौधे। तो हमने देखा कि बिल्कुल डिफरेंस है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इनमें ये चीजें बिल्कुल एब्सेंट है और इनमें ये चीजें एकदम पाई जा रही हैं। तो हम कह सकते हैं जो पृथ्वी का जो पादप जगत है, उसको हम 2 भागों में आसानी से बांट सकते हैं, जो हमारे अध्ययन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। अब इसके बाद हम एक छोटी सी बात में देखते हैं कि जो हमारा क्रिप्टोगैमस है, क्रिप्टोगैमस में भी हम विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे पौधों के बारे में पढ़ते हैं जिनमें ना तो फल पाया जाता है, ना तो पुष्प पाया जाता है, और ना ही बीज पाया जाता है। हम ऐसे पौधे के बारे में देखेंगे। तो हम मुख्य चीज पे हम चलते हैं, मास कंपैरिजन के आधार पर हम बात करते हैं। तो इसमें 3 भागों में बांट दिया जाता है मुख्यतः। नंबर 1 थैलोफाइटा। नंबर 1 थैलोफाइटा। नंबर 2 ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। और नंबर 3 टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। दोस्तों ये 3 मुख्य पार्ट हैं
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब सबसे पहले हम बात आएगी, हम देखेंगे कि थैलोफाइटा क्या है या थैलोफाइटा किसे कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं थैलोफाइटा की, तो थैलोफाइटा में पृथ्वी पर का सबसे सूक्ष्म पौधा या पृथ्वी पर के प्राथमिक पौधा, जब पौधे की शुरुआत हुई थी पृथ्वी पर, उस समय का पौधा इसमें शामिल किया जाता है, थैलोफाइटा में शामिल किया जाता है। इस पौधे में केवल एक थैलसनुमा संरचना पाई जाती है और इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है। ना तो इस पौधे में कोई शाखा होती, ना तो ब्रांच होती है, ना तो कोई पत्तियां पाई जाती हैं। इस प्रकार के पौधे किस में रखे गए भैया? थैलोफाइटा में रखे गए हैं। इन पौधों में ना तो कोई जड़ें होती हैं, ना तो जड़ों के स्थान पर मूल रोम पाया जाता है। तो हम देखेंगे इसके अंतर्गत आखिरकार कौन से ऐसे पौधे आ गए जो इसमें रखे गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लाल शैवाल को रखा गया है। लाल शैवाल, यदि अब आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि लाल शैवाल निम्नलिखित में से किस उसमें रखा गया है, किस भाग में रखा गया है? थैलोफाइटा में रखा गया है, ब्रायोफाइटा में रखा गया है या टेरिडोफाइटा में रखा गया है? तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? थैलोफाइटा में रखा गया है लाल शैवाल। अब लाल शैवाल में क्या आता है? जैसे पॉलीसाइफोनिया आता है, पौधा है पॉलीसाइफोनिया। लाल शैवाल, रेड एल्गी, रेड एल्गी का नाम सभी लोग सुना होगा, आराम से जानते हैं, पॉलीसाइफोनिया शामिल होता है। दूसरा है ब्राउन एल्गी, ब्राउन शैवाल, ब्राउन शैवाल, ये भी हमारा थैलोफाइटा में आता है। अब ब्राउन शैवाल में लैमिनेरिया आती है, ये भी एक शैवाल है, लैमिनेरिया, लैमिनेरिया ये एक पौधा है जो कि जल में पाया जाता है, समुद्री पौधा है, ब्राउन शैवाल के अंतर्गत आता है। इसके बाद इसी में हम स्पाइरोगायरा पढ़ लेते हैं, स्पाइरोगायरा पाया जाता है, स्पाइरोगायरा ये भी एक शैवाल है। अब इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं, हमने एक सारगासम नामक शैवाल पढ़ी है। सारगासम के नाम पर आपने पढ़ा होगा एक सारगासो सागर हुआ करता है, सारगासम शैवाल के नाम पर ही सारगासो सागर पढ़ा, एक वो भी शैवाल पढ़ी। फिर हम हरी शैवाल पढ़ लेते हैं, इसी के अंतर्गत क्या आती है? हरी शैवाल, ये भी हमारा एक पौधा है। अब इसमें क्या आता है? कारा आता है, कारा है, हाइड्रिला है, आदि अनेक सूक्ष्म पौधे थैलोफाइटा में शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे अगला जो महत्वपूर्ण पार्ट है, जो दूसरा भाग है, ब्रायोफाइटा। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा से कुछ विकसित जगत है या कुछ विकसित भाग है, या कहने का तात्पर्य है कि थैलोफाइटा से विकसित क्या हुआ? ब्रायोफाइटा हुआ। अब ब्रायोफाइटा की जब बात आई तो हमने देखा कि यहां पर जब बात आ गई ब्रायोफाइटा की, अब ब्रायोफाइटा हम देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमारा आया हुआ है। यदि क्रम के आधार पर दूसरे नंबर पर आया है तो इसका मतलब है कि जो ब्रायोफाइटा होगा वो थैलोफाइटा से क्या होगा? विकसित होगा, थोड़ा ना थोड़ा कुछ ज्यादा विकास हुआ होगा। इसलिए हम ब्रायोफाइटा के बारे में जब बात करते हैं तो जो ब्रायोफाइटा में क्या होता है, इसमें भी एक बट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये अधर तल से चिपका हुआ होता है। लेकिन इसमें क्या होती है? मूल रोम क्या होती है? जड़ें नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जड़ों के स्थान पर रोए नुमा संरचना पाई जाती है। क्या होता है भैया? इसमें जड़ों के स्थान पर रोए नुमा संरचना पाई जाती है, या जड़ों के स्थान पर रोए नुमा संरचना पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि मूल रोम पाया जाता है, मूल रोम पाया जाता है। अब जो ब्रायोफाइटा था, ब्रायोफाइटा में भी थैलस पाया जाती थी, रोएनुमा संरचना पाई जाती, इसमें भी ना तो पत्ती पाई जाती थी, ना तो ब्रांचें पाई जाती थी। आपको पहले भी पता है कि इसमें फल पुष्प तो पाया ही नहीं जाता था। तो ना तो इसमें क्या थी? ना जड़ें थी मुख्य रूप से उपस्थित थी, ना तो इसमें कोई भी ब्रांच उपस्थित थी। लेकिन हम ये कह सकते हैं ये पृथ्वी पर का प्रथम पादप था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी पर का प्रथम पादप स्थलीय पादप कौन सा है जो स्थल पर पाया गया, ये पादप अधिकतर चट्टानों पर चिपके हुए पाए गए। तो स्थलीय पादप की जब भी बात आती है, यदि क्वेश्चन आ जाए कि स्थलीय पादप को किस उसमें रखा गया है, किस जगह भाग में रखा गया है, तो किस में रखा गया है? ब्रायोफाइटा में रखा गया है। पृथ्वी पर का स्थलीय, पृथ्वी का
पहला स्थलीय पादप, पहला स्थलीय पादप कहाँ किस उसमें रखा गया भैया? ब्रायोफाइटा में रखा गया है। हम अब बात करते हैं कि ब्रायोफाइटा के बारे में और कुछ देखते हैं, या हम इसमें कह सकते हैं इसमें ना तो वास्तविक संवहन बंडल पाया जाता है, ना तो इसमें वास्तविक ऊतक पाए जाते थे। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से पौधे शामिल हैं, या ऐसा कौन सा पौधा है जो ब्रायोफाइटा में गिना जाता है। तो हम सबसे पहला एक पौधा मॉसिस का पौधा होता है, मॉस का पौधा। एग्जाम्पल स्वरूप हम देखेंगे मॉस का पौधा, बहुत बार पूछा जाता है मॉस। मॉस का पौधा निम्नलिखित में किस श्रेणी में आता है? तो मॉस का पौधा किस में भैया गिना जाता है? ब्रायोफाइटा में गिना जाता है। दूसरा है हार्नवर्ट। अगला है लीवरवर्ट, हार्नवर्ट, मॉस आदि सारे पौधे ब्रायोफाइटा में गिने जाते हैं और ये ब्रायोफाइटा के पौधे कहलाते हैं। हम बहुत याद रखना है, हम बार बार यही आपको रिपीट कर रहे हैं, इसको याद रखना है। ये पहला स्थलीय पादप जगत है, ये पहला स्थलीय पादप जगत है। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? टेरिडोफाइटा की। अब हम कहाँ आ गए? टेरिडोफाइटा पर आ गए। जब टेरिडोफाइटा की बात आ जाती है तो ये पौधे बड़े भी होते थे, छोटे भी होते थे, पूर्ण विकसित होते थे। इन पौधों में ब्रांचें भी पाई जाती थी और पत्तियां भी पाई जाती थी। जो टेरिडोफाइटा के पौधे थे ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते थे। कहां पर भैया पाए जाते थे? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ये पौधे अधिक मात्रा में पाए जाते थे। हम कह सकते हैं आज का जो हम कोयला प्राप्त कर रहे हैं या जो कोयला देख रहे हैं वो टेरिडोफाइटा के ही जीवाश्म के रूप में आज हम प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये पौधे लगभग 30 से 35 फीट की ऊंचाई के होते थे, मोटे होते थे, कास्टली होते थे और इनकी विभिन्न प्रकार की किस्में आज भी मौजूद हैं। ये क्या किस्में आते थे? इनके एग्जाम्पल स्वरूप यदि हम देख लें तो इसमें फर्न आता था, फर्न का पौधा आता था जिनकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 30 से 35 मीटर तक लंबे होते हैं। दूसरा है एजोला आता था, एजोला। अगला है सिनेजिनेला का पौधा आता था, इसी का हम ऊपर देख रहे हैं, क्या है? सिनेजिनेला का पौधा भी इसी में शामिल है। अगला हम देखें मार्सिलिया का पौधा भी इसी में आता था, मार्सिलिया का पौधा शामिल है। लाइकोपोडियम भी इसी में शामिल है, लाइकोपोडियम आदि अनेक पादप, चाहे वो कास्टली हो या छोटे पौधे हों, आदि पौधे टेरिडोफाइटा में शामिल किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्रिप्टोगैमस को देखा। क्रिप्टोगैमस के बाद हम फेरेनोगैमस को देखेंगे। दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, फेरेनोगैमस। आपको पता है जब हमारे पास पहले से सुपर टेट का एग्जाम हुआ तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पादप जगत से 2 क्वेश्चन आए थे, और जब दूसरी बार भी सुपर टेट का एग्जाम हुआ तब भी पादप जगत से 2 क्वेश्चन पूछे गए। दोनों क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इसी पार्ट से पूछे गए हैं, इसलिए हमारा पार्ट बहुत ही उपयोगी है, या हम कह सकते हैं जो पादप जगत है यही बहुत ही उपयोगी है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जब बात आ जाती है फेरेनोगैमस की, तो फेरेनोगैमस को आप जानते हो कि फेरेनोगैमस में किसकी चर्चा करते हैं? ऐसे पौधों के बारे में चर्चा करते हैं जिनमें फल भी पाया जाता है, पुष्प भी पाया जाता है और बीज भी पाया जाता है। तो इस प्रकार के पौधों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात है जब फेरेनोगैमस की, तो हम देखते हैं कि फेरेनोगैमस को कितने भागों में बांटा गया। तो आपको पता होगा कि फेरेनोगैमस को कितने भागों में बांटा गया है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते हैं तो देखिएगा, जो फेरेनोगैमस है इसको 2 भागों में बांटा गया है। नाम सुना होगा, एक अनावृत्तबीजी पौधे, दूसरा आवृत्तबीजी पौधे। नंबर 1 अनावृत्तबीजी पौधे, अनावृत्तबीजी पौधे। अनावृत्तबीजी पौधों को हम जिम्नोस्पर्म के नाम से, जो लोग नहीं जानते हैं, जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो हमारा है आवृत्तबीजी पौधे हैं, आवृत्तबीजी पौधे। आवृत्तबीजी पौधों को हम एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं, एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं।
आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म लिख के आ जाता है और अधिकतर एंजियोस्पर्म ही लिखकर आता है, इसलिए इनका नाम याद रखना है। अब जिम्नोस्पर्म, बहुत पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, जिम्नोस्पर्म क्या होता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था उनके लिए बहुत कठिन क्वेश्चन था। जिम्नोस्पर्म को क्या किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन यही आया था कि जिम्नोस्पर्म को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है। तो जो जिम्नोस्पर्म होता है इनको किस नाम से जानते हैं, तो भैया इनको हम जानते हैं नग्न बीजी पौधों के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, नग्न बीजी पौधे, नग्न बीजी पौधों के नाम से जानते हैं, पौधों के नाम से जानते हैं। या नग्न बीजी पौधों को हम सजावटी पौधे भी कहते हैं, या इनको हम, या नग्न बीजी पौधों को सजावटी पौधों के नाम से भी जानते हैं, सजावटी पौधे। कहने का तात्पर्य है जो ये जिम्नोस्पर्म होते हैं ये अधिकतर उद्यानों में, पार्कों में, घरों में या घरों की शोभा बढ़ाने के लिए इन पौधों को उगाया जाता है और ये सजावट के काम में आते हैं। ये महत्वपूर्ण पहचान आपको याद रखना है। ये पौधे कैसे होते हैं, नग्नबीजी होते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य होता है इन पौधों के बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, इनके बीज खुले होते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े पार्कों में जाते हो, वहां पर मेल कोन, फीमेल कोन आपने देखा होगा, लकड़ी जैसी नुमा संरचना दिखाई पड़ती है, तो वो सब किसमें आते हैं, नग्नबीजी पौधे होते हैं, इनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। अब इसमें कौन कौन से पौधे शामिल हैं, एग्जाम्पल की तरफ हम देख लेते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे चीड़ का पौधा, चीड़ का पौधा, साइकस, साइकस सभी लोग जानते हो जिसे साबूदाना प्राप्त किया जाता है, सागोपाम कहते हैं। साइकस, पाइनस, देवदार, सिड्रस, चितवन आदि अनेक पौधे हैं। या आपने घर पे देखा होगा ये क्रिप्टोमेरिया का पौधा आप घर में अधिकतर देखते हो कि क्रिप्टोमेरिया लगभग आज के समय में सभी लोग लगाते हैं। देखा होगा बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। और क्रिप्टोमेरिया, असली क्रिप्टोमेरिया क्या होती है कि एक साल में केवल एक ही पर्ण देती है। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोमेरिया। इस पूरे पौधे में कांटेनुमा संरचना दिखाई देती है। पूरा पौधा एवरग्रीन होता है और बहुत ही पतली पतली संरचनाएं पाई जाती हैं। इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह एक वर्ष में एक ही पर्ण देता है। जब एक पर्ण देता है तो इसका मतलब है कि बहुत दिनों में पौधा तैयार होता होगा। इतना दोस्तों आपके समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे आवृतबीजी पौधों के बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में। जब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में तो एंजियोस्पर्म भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट आ गया कि एंजियोस्पर्म हमने देखा कि यहाँ पर क्या होते हैं। यहाँ पर तो हमने देखा ऐसे पौधे जिनमें क्या था भैया, नग्नबीजी थे, आवृतबीजी पौधे। यहां पर हम देख रहे थे जो अनावृत बीजी पौधे थे इन्हें नग्नबीजी पौधे कहते थे या सजावटी पौधे कहते थे। लेकिन जब बात एंजियोस्पर्म की आ गई तो एंजियोस्पर्म जो है, आवृत बीजी जो पौधे हैं, ये पौधे क्या होते थे, इनके पौधों के जो बीज होते थे ये क्या होते थे, एक पतली संरचना से या किसी कठोर संरचना से क्या होते थे, कवर्ड होते थे, ढके रहते थे, उनके ऊपर एक परत पाई जाती थी। तो जो आवृत बीजी पौधे थे, इन आवृत बीजी पौधों को दो भागों में बांटा गया था। नंबर एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, नंबर दो द्विबीजपत्री। कहने का तात्पर्य कुछ ऐसे पौधे थे जो एक बीजपत्री थे, कुछ ऐसे पौधे थे जो दो द्विबीजपत्री थे। अब एक बीजपत्री पौधों के बारे में हम बात करेंगे कि एक बीजपत्री पौधे कौन कौन से थे। जब एक बीजपत्री पौधे हम ऐसे पहचानते हैं जिन पौधों के बीजों को हम खोलते हैं, उनके ऊपरी परत को हटाते हैं। ऊपरी परत हटाने के पश्चात जो भ्रूणपोष पाया जाता है वो अपने आप दो भागों में बटा नहीं होता है या दो पार्टों में डिवाइड नहीं होता है। ऐसे जो बीज होते हैं वो एक बीजपत्री कहलाते हैं। भ्रूणपोष
हम लिखेंगे बीजों की ऊपरी परत हटाने पर, बीजों की ऊपरी परत हटाने पर भ्रूणपोष दो भागों में नहीं बंटता है, या जो बीज पत्र होता है यह दो भागों में नहीं बंटता है। ऐसे पौधे किस में आते हैं भैया? एक बीज पत्री में आते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे क्या क्या है। गेहूं, हम देखते हैं गेहूं किस में आता है? एक बीज पत्री। गेहूं है, चावल है, मक्का है, वही धान, इसको धान भी कह सकते हैं। मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है। आज सभी पौधे कैसे हैं? एक बीजपत्री पौधे हैं, क्योंकि हम जब भी इन बीजों के ऊपर का छिलका हटाते हैं तो हमें देखते हैं कि भ्रूणपोष सिंगल अवस्था में पाया जाता है, यह अपने आप दो भागों में बटा नहीं होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं देखेंगे कि हमारा जो गेहूं है इस तरह से बना होता है और बीच में ऐसे चीरा लगा है तो हम तो कह देंगे कि ये दो भागों में बटा हुआ है। ये कतई नहीं होता है, क्योंकि ये उसका ये आकार है, इसलिए हम उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हो। हम नहीं कह सकते हैं कि ये दो भागों में बटा हुआ है। इसके अलावा भी बांस बहुत पूछा जाता है कि बांस एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? बांस हमारा क्या है? एक बीजपत्री में गिना जाता है। बांस किस में गिना जाता है? एक बीजपत्री में गिना जाता है। गन्ना आपने देखा होगा, गन्ना क्या है? एक बीजपत्री। तो आज सभी पौधे एक बीजपत्री में आते हैं, या हम सीधी बात आपसे बोल रहे हैं कि ऐसे पौधे जिनके फलों के बीजों का ऊपरी परत हटाने पर भ्रूणपोष दो भागों में नहीं बंटता है, वो समस्त पौधे एक बीजपत्री कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे द्विबीजपत्री की। देखते हैं द्विबीजपत्री क्या होता है। जब बात आ जाती है द्विबीजपत्री की पौधों के बारे में तो ठीक वही बात आ गई, सेम इसका अपोजिट है। ऐसे पौधों के बीज जिनका ऊपरी परत हटाने पर भ्रूणपोष दो भागों में बंट जाता है। ऐसे पौधों के ऐसे बीज जिनका ऊपरी परत हटाने पर भ्रूणपोष दो भागों में बंट जाता है, द्विबीजपत्री कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि सीधे ऊपर का छिलका हटा देते हैं तो उनके दो भागों में बंट जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब सबसे पहले बात एग्जाम्पल में जब बात आ जाती है तो हमने देखा चना। आपने चना खूब खाया होगा, चने के बारे में देखा भी होगा। जैसे ही चने को हम देखते हैं छिलका ऊपर हटा लेते हैं तो अपने आप दो भागों में खुल जाता है। तो कहने चना है, अरहर है, या हम कह सकते हैं समस्त दालें, जितनी भी दालें हैं, समस्त दालें या समस्त दालों का कुल क्या है? लेग्युमिनेसी कुल है। तो लेग्युमिनेसी कुल के जितने भी पौधे हैं सब कौन से होते हैं? द्विबीजपत्री कहलाते हैं। अब इसके अलावा फिर क्या आता है भैया? मूंगफली। दालों के बाद हम तिलहनी फसलों की बात कर लें। तिलहनी फसलें जैसे मूंगफली सभी लोग ने खाया है। मूंगफली को हम जो ऊपर छिलका हटा देते हैं, रगड़ते हैं तो दो भागों में खुल जाती है, मूंगफली हो गई। सरसों सभी लोग जानते हो, सरसों को रगड़ देते हैं दो भागों में खुल जाता है। सोयाबीन आप जानते ही हो, लोबिया आप जानते ही हो। आगे देखो, सरसों के बाद सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो तिलहन और दलहन दोनों में आती है। सोयाबीन, इसका तिल भी निकाला जाता है और ये दाल के रूप में भी प्रयोग होती है, ये भी द्विबीजपत्री है। जीरा आप देखते हो आराम से आसानी से पट जाता है, जीरा भी द्विबीजपत्री है। धनिया आप देखते हो आराम से रगड़ देते हो, अपने आप दो भागों में खुल जाता है, तो भी द्विबीजपत्री है। तो इस प्रकार से हम पता कर लेंगे कि ये एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों।
हमने यहाँ तक आपसे चर्चा की और इस बारे में बात की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पादप जगत के बारे में यहाँ तक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। इसके बाद हमारा जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा, इससे महत्वपूर्ण भी एक और जगत है, जंतु जगत पर हम चर्चा करेंगे। वो हमारा अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको लाइव क्लासें प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू।